है या मुख्य भाग जिसको हम कहते हैं मेन बॉडी, उस निबंध की मुख्य भाग, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेन बॉडी या हिंदी में कहते हैं मुख्य भाग। तो प्रस्तावना में आपको इनके डाउट्स थे और किसी का, आप लोगों में से और किसी का कोई डाउट है, कोई दिक्कत? किसी और ने किसी दूसरे टॉपिक पे लिखने का प्रयास किया क्या घर जाकर? तो आप आगे आ जाइए, कोई दिक्कत है ये? दोनों कोई, मैं देखूंगा नहीं आप क्या लिख रहे हैं। हाँ बता रही, आप अपनी बात जारी रखिए। मेन पार्ट की नहीं, अभी प्रस्तावना वाली बात करिए, मेन पार्ट पे तो अभी आ रहे हैं। हाँ चलिए, मेन पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? नहीं स्ट्राइक कर रहा है, जब स्ट्राइक नहीं करेगा तब फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो 10 मिनट का समय लेते हैं उसकी भूमिका, ये फ्रेमवर्किंग के लिए, वो लेते ही इसीलिए है कि सारी चीजें स्ट्राइक कर जाएं। जब उसी पे सोचोगे और जब आप उस बहुत सारी चीज पढ़े रहोगे तो स्ट्राइक करेगी, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं करेगी, और जब स्ट्राइक नहीं कर रही है तब उसके बाद फिर कोई चारा नहीं रहता है। बात समझे? पर जो चीजें आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपने ये चीजें पढ़ी है, आर्टिकल्स मैगजीन्स पढ़े हैं, कुछ आपने लोग विचारकों के बारे में आपको जानकारी है कि उन्होंने क्या कहा है, ये सब चीजें, यानी आप कह लीजिए सीधी सी बात अगर कहें कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी अच्छे से है, तो फिर स्ट्राइक नहीं करेगा कोई चीज, वो हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं करेगा? और अभी जब 2-3 एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलेंगे तो आप देखिएगा कैसे नहीं करेगा स्ट्राइक। फिलोसफिकल उनके बारे में, मैं भी फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन हम लोग स्ट्राइक करेंगे। फिलोसफी का स्टूडेंट होना कोई उसकी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। निबंध जो पूछे जा रहे हैं उसकी, वो भले आपको लग रहे हैं कि ये तो फिलोसफिकल टाइप के टॉपिक है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपको दर्शन शास्त्र की तरह उसका जवाब देना है। उसका जवाब आपको ऐसे देना है कि आप कैसे एक सामान्य व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस टॉपिक के बारे में विभिन्न कोणों से कितना सोच सकता है, समझ सकता है और लिख सकता है। ठीक है ना? तो दूसरे आते हैं हम लोग मुख्य भाग पर। मुख्य भाग जो है, मेन ये है, हालांकि प्रस्तावना की अपनी एक अलग उपयोगिता है, कंक्लूजन की अलग उपयोगिता है, और दोनों नंबर दिलाने में काफी उस महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य भाग में आपको अब ये बताना है कि किस तरह से अब उसको एक्सटेंड किया जाए। अगर हम लोग अपने उसी टॉपिक को लेते हैं जिस पर हम लोग चल रहे थे, क्या? शब्द दोधारी तलवार से ज्यादा, यही था ना, तीक्ष्ण होते हैं। अगर इसी पर हम चलते हैं आगे, ताकि आपको फिर समझ में भी आएगा कि एक ही टॉपिक पे लेकर के चलते हैं। तो अब इसमें अच्छा, मुख्य भाग में क्या हो रहा है कि अभी आपको 2-3 तरह के टॉपिक्स की बात करूंगा। जैसे प्रस्तावना में आप कई तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग तरह के निबंध है। जैसे जो दार्शनिक, अभी यूपीएससी में क्या आ रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, कि ज्यादातर ये जो अमूर्त विषय है उसी पर आ रहे हैं, यानी जो फिलोसफिकल टॉपिक्स है उस पर आ रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग ये चर्चा कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर जब दूसरे तरह के भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ चीजों में कई बार होता है कि तुलनात्मक अध्ययन होता है, उसके बाद समसामयिक विषयों पर होते हैं, कुछ होते हैं इकोनॉमी या उससे जुड़े विषयों पर, समाज व्यवस्था से जुड़े विषयों पर होते हैं। उनके लिखने का भी तरीका या उनका मुख्य भाग में उनको कैसे ले आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको तथ्य पता रहते हैं। आप स्ट्राइक करने की कोई चीज स्ट्राइक नहीं हो रही है, तो अभी हम आपसे बाल श्रम पर सवाल पूछ लें, या आपको हम एक टॉपिक है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, न्यायिक सक्रियता के बारे में अगर हम पूछ ले, तो उसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि कहां कहां हमको क्या क्या करना है। लेकिन ऐसे टॉपिक में आपके दिमाग को थोड़ा सा उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग अलग तरह से करनी होती है। तो अब इसमें आपको क्या लग रहा है, जब हम लोग इसके प्रस्तावना की चर्चा कर रहे थे, आपने प्रस्तावना लिखा था, तो इसमें हमने महत्वपूर्ण बात आई थी कि हमें इसके बारे में बताना है कि शब्द की ताकत क्या है। तो पहले तो नट शेल में हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीजें इसके लिए हमको चाहिए, क्या क्या चाहिए इसके लिए, हम क्या मटेरियल चाहिए। तो पहली तो बात यह है कि शब्द की बात, शब्द तो हम लोग जान लिए। दो धारी तलवार का मतलब क्या होता है? दो धारी तलवार से उसकी तुलना क्यों हो रही है? हालांकि यह है एक मुहावरा, लेकिन मुहावरे भी किन्हीं
एक प्रक्रिया से बने हुए हैं, ठीक है ना, घटना से और प्रक्रिया से। तो दो धारी तलवार का मतलब होता है कि दोनों तरफ उसके धार है, यानी बहुत संभल करके किसी चीज पर चलने को कहा जाता है कि दो धारी तलवार है, बहुत संभाल करके चलना है, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब यह है कि वो बहुत सेंसिटिव चीज है। तो शब्द दो धारी तलवार की तरह होते हैं, इससे ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब तो जान ही रहे होंगे, बहुत हाँ, नुकीला कह लीजिए, नुकीला या धारदार। तो इसमें अब आपको क्या करना है, तो शब्द की ताकत। अब हमको क्या क्या मटेरियल चलना है, अब आप सुनिए, देखिए कैसे हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन इसमें ये एक बात पता है कि हमको शब्दों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो शब्दों के बारे में कुछ चीजें, जैसे आपको कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां, उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उनकी उन कहानियों को हम लोग उसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें डाल सकते हैं कि शब्दों की ताकत को हम लोग दिखाएंगे कहां से। तो पहली बात, जब शब्दों की ताकत की बात करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि एक तो इसकी चर्चा हमें करनी है, इस पॉइंट की चर्चा करनी है, शब्दों की ताकत की, ठीक है ना, यानी जो शब्दों की पावर होती है। उसके बाद फिर ये कहां से शब्दों को ले आएंगे, शब्दों की ताकत में अगर हम लोग जाएं, तो शब्दों की ताकत में और एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं। थोड़ा और हम पहले चले जाएं, प्राचीन काल में चले जाएं, जब शब्द ही थे, आदमी ने बोलना सीखा होगा, तो सबसे पहले तो बोलना ही सीखा होगा। लिखना उखना भी बाद में सीखा होगा। तो जो हमें वैदिक ऋचाएं वगैरह मिलती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे कि इनमें कितनी ताकत होती थी, या उन्हें उसका कितना ज्ञान होता था, या उस पर कितना विश्वास होता था कि उनके जरिए वो देवताओं का आह्वान करते थे। अब करते हो आते हो अलग बात, लेकिन प्राचीन समय से जब से शब्दों को जानना शुरू किया है मानव ने, उसके बाद से ये सारी चीजें हैं, ऋचाएं लिखी गई हैं, वैदिक सूक्तियां लिखी गई हैं, वेद लिखे गए हैं। और ये ऋचाएं या ये जो मंत्र हुआ करते थे, इनमें कितनी ताकत होती थी, या उनको इतना विश्वास होता था कि इनके जरिए हम क्या करते हैं, अपने देवी देवताओं को, यानी उस व्यक्ति को, अदृश्य चीज को हम बुला सकते हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन शब्दों पर इतना विश्वास है कि हम उसको जा सकते हैं। तो एक वहां से आप इसका जिक्र करते हुए, उसके बाद फिर मंत्रों और ऋचाओं, देवताओं के आह्वान की ये चर्चा कि जब से मनुष्य ने जानना शुरू किया है, तब से शब्दों का ये महत्व रहा है, और उसकी ताकत ये रही है कि उससे, उनके जरिए वो देवताओं तक का आह्वान किया करता था। ये उसका विश्वास था। आप ऐसा उसको नहीं करिए कि नहीं ऐसा हो जाता था, लेकिन ये बताइए कि उसमें ये ताकत थी और उसको इतना भरोसा था। और होता क्या है कि किसी चीज का भरोसा कैसे बढ़ता है, कि उसके बारे में कोई उसकी पुष्टि होती चले, तो उनको ये लगता रहा होगा कि हाँ, ऐसा करने से क्या होता है, देवता जो है वो खुश हो जाते हैं, आ जाते हैं। और उसके बाद इन शब्दों के जरिए ही, इन ऋचाओं और मंत्रों के जरिए ही एक पूरी व्यवस्था जो है वो निर्मित हो रही है, समाज निर्मित हो रहा है, गुरुकुल बन रहा है, वहां से वो पढ़ करके लोग जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे उससे एक समाज का निर्माण हो रहा है। उसकी अपनी एक भूमिका है, ठीक। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि शब्दों की ताकत में आप कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से, जब से मनुष्य ने शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद फिर आप उसको ले आइए कि शब्द जो है वो भावनाओं को किस तरह से प्रकट करते हैं, दूसरा पॉइंट ये लीजिए। अब वहां से लेकर के आप एक आध पैराग्राफ में ही पूरा बता दीजिए, बहुत लंबा उसको खींचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है। तो यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख भी लीजिए कि आपको इसमें 1 और 2 पैराग्राफ लेना है, ठीक है ना। यही फ्रेम वर्किंग के समय में ही आप जितना उसको हो, या तो आप पूरी कर लीजिए, फिर आप बताइए कि उसमें कितने पैराग्राफ्स आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। या आपको बिल्कुल फ्रेमिंग का मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये, हाँ, भावनाओं का कैसे निर्माण करते हैं शब्द जो है, मतलब वो प्रेम है, घृणा है, हाँ? और इस तरह की जो भावनाएं हैं, तो उनका उनका जो एक उसका जो प्रस्तुत करते हैं ना, प्रेम, घृणा, दोस्ती, इस तरह की चीजें, दुश्मनी, तो ये विभिन्न भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए, या उनको
प्रकट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है। फिर तीसरी चीज, अब इस पर आ जाइए आप, इस वाले, ये आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप प्रश्नों में देखते हैं ना कि कुछ कीवर्ड्स निकालते हैं जिस पर आपको फोकस करना होता है। तो एक तो शब्द हो गया और दूसरा हो गया दो धारी, लिखा है मैंने दो धारी तलवार से ज्यादा। तो अब दो धारी तलवार क्या चीज? दो धारी तलवार वही है क्या कि बहुत संवेदनशील, बहुत तीक्ष्ण, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, दो धारी तलवार को कैसे कर देंगे? वही जो तमाम एग्जाम्पल्स का जिक्र हमने किया है, उदाहरणों का, कि कैसे ये दो धारी तलवार होते हैं, ठीक है। ये द्रौपदी वाली बात है कि या कह दीजिए कि उसमें अ, उसी चीज को ले आइए कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पांव वाली, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है शब्द की ताकत के बारे में। अब उसको थोड़ा सा यहां विस्तार दे दीजिए कि कैसे शब्दों की ताकत वो दोधारी तलवार की तरह से कैसे होती है, आप इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें आप कई उदाहरण भी लिख सकते हैं, एक दो उदाहरण लिख दीजिए, उसके बाद एक आध आप कोटेशंस भी लिख दीजिए जिनका हम लोगों ने चर्चा किया। ये एक आ गया है आपका मुहावरा, इसको लिख दीजिए, ये लोकोक्ति है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें उसको आप दो तीन पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक। यहां आप लिख दीजिए। अगला पॉइंट आपका होगा कि जो, अब ये ही कर देते हैं,